आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है जिसमें दो जगहों की तुलना की गई है। तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें माम्बा नाम की एक लड़की है जो अफ्रीका के तंजानिया देश में रहती है और वो जहाँ पे रहती है वहाँ की भूमि जो है वो चट्टानी है और उसके पिता जो हैं वो उस पर कुछ मक्का और सेम जैसी फसलें ही उगा सकते हैं, जो भी उनके लिए साल भर का खाना नहीं दे पाता है। एक दूसरी कहानी इसमें, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। दूसरी कहानी में पीटर नाम का व्यक्ति है जो न्यूजीलैंड में रहता है और भेड़ पालन प्रदेश है। भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्रक्रमण का तात्पर्य होता है कि भेड़ों से ऊन निकाल करके, भेड़ों के जो बाल होते हैं उनको निकाल करके उनसे ऊन बनाने की प्रक्रिया वो ऊन प्रक्रमण कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में ही विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं और वैसा ही कुछ वहाँ भूदृश्य है जिस पर कि पीटर के चाचा जो पशुपालन का कार्य करते हैं वो नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। तो इससे दोनों जगहों के तंजानिया और न्यूजीलैंड जो दो देश हैं, इन दोनों देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन स्तर, उनकी कार्यप्रणाली और उनके काम जो करने का तरीका है उसके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि पीटर का जो परिवार है जैविक कृषि करता है। जैविक कृषि पर्यावरण हितैषी कृषि भी कही जाती है, जिसमें पर्यावरण को न प्रभावित करने वाले संसाधनों का उपयोग करके कृषि की जाती है, जिसमें फर्टिलाइजर्स का कम प्रयोग किया जाता है या भूमि को हानि पहुंचाने वाले जो कीटनाशक है उनका कम प्रयोग किया जाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो उपलब्धता संसाधनों की ऐसे बताई जा रही है जैसे कि किसी जगह की भूमि चट्टानी है, जैसे अफ्रीका के तंजानिया में जो भूमि चट्टानी है, और वहीं न्यूजीलैंड के जो विस्तृत घास के मैदान पाए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ की भूमि कुछ मैदानी भूमि होगी या फिर मिट्टी उपजाऊ होगी। जल की उपलब्धता होगी, न्यूजीलैंड में ज़्यादा जल की उपलब्धता होगी, चट्टानी भूमि पर जल की उपलब्धता कम होगी। प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं वो विस्तृत घास के मैदानी भूमि जो है न्यूजीलैंड की उसमें ज़्यादा पाई जाएंगी और इसी कंपेयर में तंजानिया में कम पाई जाएंगी। और जब जीवन की अनुकूल दशाएं यानी कि मिट्टी, जल और प्राकृतिक वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में पाई जा रही हैं तो वहाँ पर प्राणियों की भी उपलब्धता अधिक होगी, प्राणी भी ज़्यादा पाए जाएंगे। और सारी चीज़ों के बाद ये आता है कि न्यूजीलैंड जो है वो प्रौद्योगिकी के रूप में तंजानिया से ज़्यादा सक्षम भी प्रतीत होता है इसके माध्यम से। अब इसमें एक चीज़ दिया है कि क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के
30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल है या वह निर्जन है। तो जहाँ पर जीवन यापन के लिए अनुकूल दशाएं होंगी वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। तो और उसमें भी जो पूरी भूमि है हमारे पास, तो वो भूमि भी कई रूप से बटी हुई है। कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है और कहीं मैदान है, तो कहीं पर रेगिस्तान भी है, कहीं उबड़ खाबड़ भूमि है। तो जगह के भूस्वरूप के अनुसार भी ये निर्धारित होता है कि वहाँ पर किस मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। तो यदि ज़्यादा भूमि उपजाऊ है, मैदानी है और तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। और यदि रेगिस्तानी भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है या फिर पठारी भूमि है या पर्वतीय भूमि है, तो वहाँ पर विरल जनसंख्या निवास करेगी। अगला टर्म आता है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, जो कि हम पहले जान चुके हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे एक चित्र बना है, दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग जगह को दिखाया गया है। आप इस चित्र में भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया गया है ये दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ बीच में एक नदी बह रही है, ये संभवतः वियना नदी है और इसके चारों तरफ बसावट है, जिसमें इंसानी बस्तियाँ बसी हुई हैं। खेत के मैदान भी दिख रहे हैं इसमें। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में बताया है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, वानिकी मतलब कि जंगल वन लगाना, खनन, खनिजों का खनन करना और खनिज उद्योग स्थापित करना, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। तो उसमें ये बताना पड़ेगा कि कैसे मांबा का जो परिवार है वो बकरी पालन करता है और वो सेब और कुछ सब्जियां उगाता है, जबकि वहीं पर पीटर का जो परिवार है वो भी पशुपालन करता है, वो भेड़ पालन करता है, भेड़ प्रसंस्करण केंद्र चलाता है और इसके साथ में उसके जो अंकल हैं वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से पशुपालन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में बताया जा सकेगा कि कैसे भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो स्थलाकृति कैसी है, भूमि के कैसे स्थल है, पठार है, पर्वत है, मैदानी है, कैसी है। मृदा कैसी है, मिट्टी पथरीली है या दोमट है या कछारी है, कैसी है। जलवायु कैसी है, नम जलवायु है या तप्त गर्म जलवायु है या फिर एक सदाबहार जैसे मौसम, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, इस तरीके की जलवायु है। खनिज और जल की उपलब्धता, खनिज उपलब्ध है कि नहीं है। खनिजों में भी धात्विक खनिज हैं कि अधात्विक खनिज उपलब्ध हैं। जल की उपलब्धता भी निर्भर करती है। जैसे पठारी भूमि हो गई तो वहाँ पे जल की उपलब्धता कम होगी, और कहीं मैदानी भूमि हो गई, ये नदी किनारे की भूमि हो गई तो वहाँ पे जल की उपलब्धता ज़्यादा हो गई। तो वहाँ पर भूमि के प्रयोग करने की जो बारंबारता है, दर है, या उसके जो प्रयोग करने के जो प्रतिरूप हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या
कितनी है, ज़्यादा बसावट है, कम बसावट है, घनी बसावट है, विरल बसावट है, कैसी है। अब प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी भी तय करता है। जैसे कि इज़राइल के पास रेगिस्तानी भूमि ज़्यादा है, परंतु उसने अपने प्रौद्योगिकी का मदद करके और समुद्री जल के बिलवड़ीकरण के माध्यम से उसका उपयोग किया और अपनी जो अनुपजाऊ भूमि थी, उस अनुपजाऊ भूमि को स्प्रिंकलिंग, इरिगेशन मेथड वगैरह का प्रयोग करके उसको उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया और वो तकनीकी के प्रयोग से अपने अनुर्वर भूमि को उर्वर बना करके प्रयोग कर रहा है। तो प्रौद्योगिकी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटों को एकत्रित करने। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन कहने का तात्पर्य इससे है कि जो वहाँ का संपूर्ण समुदाय है, उस भूमि को सब लोग प्रयोग कर सकते हैं। कोई किसी की विशेष की अधिकारिता नहीं होती है, कोई उनको प्रयोग करने से रोकता नहीं है, इत्यादि चीज़ें। ये बगल में दिया है इसके कि आओ कुछ करके सीखें। तो अपने बुजुर्ग घर में जो लोग हैं, वो छोटे बच्चों के लिए दिया है कि वो उनसे पूछ सकते हैं कि आज जहाँ पर ये घर बना हुआ है, यहाँ पर पहले क्या था। अच्छा, उस समय ये जो आसपास के जो भूमि है, जिन पर ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जिन पर ये खेती होती है, इनका किस प्रकार से प्रयोग तब हुआ करता था और आज कैसे होता है, ताकि उनको तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी होगी और इससे उनके विषय की समझ भी बढ़ेगी। तो इसमें आगे है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। तो इसमें कई एक टर्म है। पहला टर्म तो यही है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी तो उनको उपयोग के लिए संसाधनों की मांग बढ़ेगी और वो संसाधन हमें कहाँ से मिलेंगे, तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भूमि से मिलेंगे या प्राकृतिक संसाधनों से वो मांग पूरी की जा सकेगी, तो उन पर दबाव बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। तो कहीं की भूमि पथरीली है, कहीं की भूमि में दोमट है या चिकनी है, कछारी है, तो उसके अनुसार उसमें अपना उपजाऊ क्षमता होती है। और तीसरी चीज़ है कि किस प्रकार से लोगों द्वारा अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया है। तो अनाधिकृत हस्तक्षेप का मतलब होता है जैसे कि कृषियों की भूमि पर उद्योग लगा देना, तो कृषियों की भूमि जो है वो अनुपयोगी हो जाएगी। और जो कि अनुपयोगी भूमि हमारे पास उपलब्ध है, जो अकृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, तो उस अकृषि योग्य भूमि का उपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से करना चाहिए, ना कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको खराब करना चाहिए। इसमें कहना सांस्कृतिक परिवर्तन, तो सांस्कृतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो प्रकृति के संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपने क्रियाकलापों के माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाने के लिए करता है, तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अब आगे बताया है कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे हैं। निम्नीकरण, मिट्टी की जो उर्वरता है उसको कम हो जाना। भूस्खलन, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी नहीं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भूमि का जो एक भाग है वो चाहे नदियों में बाढ़ आ जाने की वजह से हो या भूकंप आने से हो, उससे वो खिसक करके
अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। इसकी वजह से काफ़ी जान माल की हानि होती है। तो ऐसे जगहों को भूस्खलन कहा जाता है। मृदा अपरदन मिट्टी की जो परत है उसका ऊपरी सतह का नष्ट हो जाना या उड़ जाना या बह जाना। मरुस्थलीकरण, तो मरुस्थलीकरण में क्या, मरुस्थल का प्रसार बढ़ना। जैसे भारत में थार का रेगिस्तान का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में विस्तृत है। उसका कुछ भाग हरियाणा में भी आता है और कुछ भाग पंजाब में भी आता है। परंतु मौसमी दशाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण उस मरुस्थल का एक जैसे क्या है कि वो हर वर्ष कुछ न कुछ भाग आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब मरुस्थल आगे बढ़ने का मतलब होता है कि जो रेतीली भूमि है वो उड़ करके अपरदन के माध्यम से आगे बढ़ रही है। इससे क्या नुकसान होता है कि जो जैसे पंजाब में चाहे हरियाणा में वो भूमि जो अभी कृषि योग्य है और उपजाऊ है, उस भूमि पर उस रेगिस्तानी मिट्टी के फैलने से वो भी रेगिस्तान में परिवर्तित हो रही है। ये एक प्रकार से मरुस्थलीकरण कहलाता है और इससे भी मृदा का नुकसान होता है। यहाँ पर भूमि उपयोग के परिवर्तन को दिखाया गया, किस तरीके से भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ है। पहले गांव का दृश्य है जिसमें कि ये घर जो है ये झोपड़ियों जैसे हैं, मिट्टी से बने हुए घर हैं। दूसरे दृश्य में जहाँ पर कृषि के रूप में पहले दृश्य में हल का प्रयोग हो रहा है, दूसरे में ट्रैक्टर का प्रयोग हो रहा है और फसलें दूसरे में भी उपजाई जा रही हैं, परंतु घरों की जो संरचना है वो बदल चुकी है। अब पेड़ों की जो संख्या वो कम हो चुकी है और बिजली के तार फैल चुके हैं गाँव में और जो घर हैं वो कच्चे से पक्के मकान बन चुके हैं। तीसरे भूदृश्य में परिवर्तन हुआ है कि इसमें जो मकान है उनकी ऊंचाई और बढ़ गई है, 3 फ्लोर 4 फ्लोर के मकान बन चुके हैं। परिवहन के संसाधन बदल चुके हैं और ये ट्रैक्टर से अब खेती न करके व्यापार के रूप में खेती वाली भूमि परिवर्तित हो चुकी है और जो आसपास की चीज़ें हैं उसमें शहरीकरण का झलक या कई नगरीकरण का स्वरूप एक दिख रहा है। अब ये नगरीकरण जो है अगले भाग में शहरीकरण में परिवर्तित हो गया पूरी तरीके से, जिसमें कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स और हाईवेज़ और मल्टी मल्टी टाइप के जो मतलब ये बड़े बड़े पार्क वगैरह, बड़ी गाड़ियाँ और ये माल ढुलाई की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें बताया कि किस प्रकार से एक कृषियों की भूमि गांव जो कि एक छोटे से उपनगर में, उपनगर जो एक नगर में और नगर जो एक शहर में परिवर्तित हुआ है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। अब ये सोचेंगे कि भूमि कैसे समाप्त हो सकती है। भूमि नहीं समाप्त हो सकती, परंतु भूमि की जो ऊपरी परत होती है, जो 2 से 3 सेंटीमीटर की परत है जिस पे कृषि होती है, वो जब क्षरित हो जाती है तो उसे पुनः वैसा प्राप्त करने के लिए हज़ारों वर्ष लगते हैं। तो भूक्षरण इस वजह से खतरनाक है क्योंकि वो भूमि की जो ऊपरी परत है उसको पूर्णतया नष्ट कर देता है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। इसमें बताया कि भूमि उपयोग को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकेगा, जैसे वन रोपण, वन लगाना, भूमि उद्धार की जैसे ऊसर भूमि हो गई तो ऊसर भूमि नमकीन या फिर एक तो लवणी भूमि होती है जिसमें चूना मिलाने के बाद वो भूमि कृषि योग्य में लाई जा सकती है। रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का विनियमित उपयोग का अर्थ होता है कि पूर्णतया उपयोग समाप्त नहीं कर देंगे, तुरंत नहीं रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का उपयोग बंद कर देंगे जब तक कि इसका कोई हमको उचित विकल्प नहीं मिल जाता है। तो अतिचारण पर रोक। अतिचारण क्यों खतरनाक है? अतिचारण इसलिए भी खतरनाक है कि अतिचारण के माध्यम से जो ऊपर की मिट्टी की परत है, इस पर घासें उगी हुई हैं, घासें समाप्त हो जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि वायु या फिर जल के द्वारा भू अपरदन बढ़ जाता है। तो भूमि की जो ऊपरी परत है वो कट करके बह जाती है, उड़ जाती है, जिससे कि उसका उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को किया जाए, वन रोपण किया जाए, वन लगाया जाए, भूमि उद्धार किया जाए, उर्वर भूमि प्राप्त किया जाए, अनुर्वर भूमि से रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का विनियमित उपयोग किया जाए या अतिचारण पर रोक लगा दी जाए, तो इससे भूमि के उपयोग को
संरक्षित किया जा सकेगा। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूपी मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, आगे क्या है कि भूस्खलन के बारे में दिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ से, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। एक टर्म यहाँ अपक्षय की प्रक्रिया, तो अपक्षय की प्रक्रिया क्या है कि मिट्टी के जो परत है, एक परत का उड़ करके या जल के माध्यम से दूसरे परत के रूप में परिवर्तित हो जाना, इसे अपरदन कहते हैं। अपक्षय ये होता है कि जो मिट्टी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनका टूट करके छोटे छोटे चट्टानों में परिवर्तित हो जाना। अब ये छोटी चट्टानें और छोटी बनेंगी और छोटी बनेंगी, धीरे धीरे वो गाद से मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। तो देखिए अपक्षय बताया है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। यह मिट्टी के एक भाग की काट दी गई है जिसमें कि बताया गया है किस प्रकार से मिट्टी में विभिन्न प्रकार के स्तर हैं और उन स्तरों में कैसे चट्टानी पदार्थ या फिर बालू, गाद, क्ले इस प्रकार से विस्तारित हैं। तो सबसे पहले ऊपरी जो परत है उस पर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मिट्टी है। उसके बाद बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा है। उसके बाद अपक्षयित चट्टानी पदार्थ हैं और फिर जनक चट्टानें हैं। तो इसका बहुत सारा प्रयोग है। इसका एक प्रयोग और भी हो सकता है कि जैसे ऊपर ये पानी जो आता है गिरता है तो इन के माध्यम से वो छनते हुए फिल्ट्रेशन होते हुए जब चट्टानों के माध्यम से नीचे की तरफ जाता है तो वो साफ़ हो जाता है, तो वही भूमिगत जल के रूप में भूमि के नीचे जा कर के इकट्ठा हो जाता है। आगे दिया है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आगे है मृदा, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम पढ़ेंगे। मृदा जनक सेल, यानी कि जिस सेल से वो बनी है मिट्टी, चाहे आग्नेय हो सकती है या फिर अपरदित सेल हो सकती है या फिर रूपांतरित सेल हो सकती है। रंग, रंग कैसा है, तो रंग मिट्टी में रंग की कई तरह की होती हैं, कहीं चिकनी है, कहीं काली है, कहीं पे पीली भी मिट्टी है। गठन, गठन कैसा है उसका, चट्टानी गठन है या छोटे छोटे गाद हैं या क्ले के जैसा चिकनी मिट्टी के जैसा गठन है, कछारी। रासायनिक गुणधर्म, उसमें NPK जो प्रोडक्ट है यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा क्या है, आयरन की मात्रा क्या है। खनिज की मात्रा, खनिजों की भी मात्रा तय होती है, खनिज कैसे हैं, कितने हैं इसमें। पारगम्यता को निर्धारित करती है। पारगम्यता क्या होती है कि मिट्टी के अंदर जाने की जो क्षमता होती है, यानी कि अपसरित होने की। जैसे जल हमने मिट्टी पे गिराया तो कितना जल्दी वो पानी उस मिट्टी, वो जो मिट्टी है वो उस पानी को सोख लेती है, आसानी से उसके नीचे हम आसानी से कोई पदार्थ उस मिट्टी में जा सकता हो, तो उसे उसकी पारगम्यता कहते हैं। दूसरा है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो उच्चावच तुंगता क्या होती है, उच्चावच का साफ अर्थ होती है कि ऊंचाई, समुद्र तल से जो मिट्टी की ऊंचाई है। और ढाल क्या होता है, तो ढाल भी वही है। ढाल क्या है, तो ढाल क्या है कि समुद्र तल से ऊंचाई होने के बाद वो मिट्टी कितनी, मिट्टी की जो परत है वो तिरछी है, सपाट है, कैसी है। तो मृदा के संचय को निर्धारित करती है कि संचय का मतलब कि उस मिट्टी में कितना अधिक मात्रा में मिट्टी वहाँ पे इकट्ठा है। लेकिन उच्चावच तुंगता ज़्यादा है, ज़्यादा समुद्र तल से ऊंचाई तक मिट्टी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर चट्टानों की मात्रा ज़्यादा है और मिट्टी की जो सतह है वो भी ज़्यादा होगी। और ढाल यदि कम है तो सपाटी मिट्टी हो जाएगी, ढाल ज़्यादा है तो वो खड़ी और हो सकता है पर्वतीय मिट्टी की तरफ भी हो जाए, पर्वतीय मृदा। और इसके बाद वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं।
तो सबसे बड़ी बात ह्यूमस होता क्या है, तो जो भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, या फिर मिट्टी में पाए जाने वाले जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, वो कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वही उसका ह्यूमस होता है। तो जैसे मृत जानवरों को दफना को जब गाड़ दिया जाता है तो लंबे समय बाद सड़ जाते हैं और वो मिट्टी में फिर उपजाऊ पदार्थ के रूप में मिल जाते हैं, तो वो ह्यूमस कहलाते हैं। तो ये भी तय होता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा ह्यूमस से भी। ह्यूमस की मात्रा यदि ज़्यादा है तो मिट्टी जो है गाढ़े रंग की हो जाएगी, और ह्यूमस की मात्रा कम है तो मिट्टी हल्के रंग की रहेगी। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करती है। समय जो होता है कि समय कितना उस मिट्टी को बनने में मिला है, कितने लंबे समय की पुरानी मिट्टी है, तो उसकी जो मोटाई होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अपरदन और अन्य प्राकृतिक मानवीय क्रियाओं के माध्यम से मृदा का क्षरण होता रहता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। जलवायु, यदि तापमान ज़्यादा रहेगा तो ह्यूमस निर्माण की जो दर है वो कम हो सकती है। वर्षा ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि उसमें जो सड़न की दर है पदार्थों के बढ़ जाएगी, जिससे ह्यूमस का जो निर्माण है वो बढ़ सकता है। अपक्षय, तो अपक्षय में क्या होता है कि मिट्टी के टूटने की जो दर है, यदि टूटने की दर ज़्यादा है तो ह्यूमस निर्माण ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैलों का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। तो अब इसमें भारत के विषय में कुछ दिया गया है। जैसे क्रियाकलाप में भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ये क्रियाकलाप कर सकते हैं और इसको मैप में आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों की जो मिट्टी वो जलोढ़ है, नदियों किनारे की मिट्टी है। इस मिट्टी काली है, ये बेसाल्ट लावा के अपक्षयण की वजह से बनी हुई मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी लाल है, ये निछालन की प्रक्रिया से बनी हुई मिट्टी है, ये मिट्टी लेटराइट है। तो यह थार के रेगिस्तान की जो मिट्टी है, राजस्थान की मिट्टी है, उसमें मरुस्थली है। और पर्वतीय प्रकार की मृदा है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा है वो पर्वतीय मृदा कहलाती है। उसमें बोल्डर वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं और कंकड़, पत्थर, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब आता है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार की हैं। अब मृदा संरक्षण की विधियाँ दी हैं और डायरेक्ट प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है मृदा संरक्षण को लेकर के। जैसे मल्च बनाना, तो मल्च क्या होता है, तो पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि अनावृत भूमि का मतलब है कि ऐसी भूमि जिस पर फसल नहीं है, खाली भूमि है, तो उसमें क्या हो सकता है कि वहाँ पे भू अपरदन हो सकता है, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा मिट्टी कट के बह सकती है। तो उस पर प्रवाल रख देते हैं। तो प्रवाल रखने से क्या होता है कि जो मिट्टी के कटाव की दर है वो कम हो जाती है, या उड़ने की दर जो है वो कम हो जाती है। प्रवाल क्या होता है, तो प्रवाल जैसे कि जैसे कि जैसे धान की खेती होती है, तो धान के जो भू अवशेष बचते हैं बाद में फसल निकालने के बाद, या
गेहूँ के खेती के बाद उसके जो भू अवशेष बचते हैं वो, तो वो सब चीज़ें या फिर घास, इन सब चीज़ों को रख दिया जाता है। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो सूरज की गर्मी से मिट्टी की जो ऊपरी परत सूख जाती है और मिट्टी की परत सूखने की वजह से उसके जो अपरदित होने की दर बढ़ जाती है, तो वो बच जाती है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि मिट्टी के अंदर जल की मात्रा जो है वो संतुलित रहती है, बराबर रहती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अब इसमें और कुछ चित्र भी बनाए गए हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे। जैसे वेदिका फार्म की पर्वतीय भूमि है। पर्वतीय भूमि पर जब कृषि की जाती है तो जल अपर्दन से बचाने के लिए वेदिका कृषि की जाती है। समोच्च रेखीय जुताई, तो समोच्च रेखीय जुताई की बात की गई है कि अब इसमें बताया गया है कि वेदिका फार्म क्या होते हैं। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। और ऐसी भूमि आपको घाटी वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, वेदिका फार्म वाली। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, तो इसे हम लोग समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, तो वही भू अपरदन कम हो सके, ऊपरी मृदा की जो ऊपरी परत है वो कट करके न बहे न उड़े, इसके लिए। इसके बाद आती है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। समोच्च रेखाओं की बात होती है समान ऊंचाई वाली रेखाएं, ठीक है, जिसे आइसोहेलाइन कहा जाता है। एक ही आकार की अभी क्रियाकलाप है जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से मृदा अपरदन होता है और कैसे कृषि की जाए तो मृदा अपरदन ना हो। तो इसमें दो ट्रे इनके पास है, एक में खाली मृदा है, दूसरे में कुछ उस पर उगा दिया गया कोई फसल है जो उगा दी गई है। तो उसमें कह रहे हैं कि एक ही आकार की अ ब दो ट्रे लीजिए, इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए, इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए जबकि ब ट्रे में गेहूं और चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उग कर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों के निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। तो आप इसमें पाएंगे कि अ ट्रे से ब ट्रे की तुलना में ज़्यादा मृदा बह गई है, क्योंकि इसके में जो बहता हुआ जल है और जिस ढाल पर है तो उसको रोकने के लिए कोई प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मिट्टी बह गई है, जबकि ब में प्रतिरोध के रूप में ये फसल लगाई गई है। इसीलिए मल्च की बात की गई और या समुच्च रेखीय जुताई की बात की गई। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो भिन्न भिन्न फसलें उगाए जाने से भी हो जाता है कि उससे फसल चक्र भी मेंटेन रहता है और दूसरी चीज़ हो जाती है कि मिट्टी का जो कटाव है वो भी नियंत्रित रहता है।